हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी में चैप्टर 9 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड, तो ये है पेमेंट सिस्टम्स के बारे में। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है जो भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, जैसे रुपे कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूपीआई क्या होता है ना। भीम क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, एबीपीएस है ना, ये सब कुछ जो कुछ भी है। और यूएसएसडी क्या होता है, स्टार 99 हैश वगैरह, आईएमपीएस क्या होता है, सभी के बारे में हमें इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 में मतलब इस पूरे चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि रुपे क्या होता है और रुपे जो कार्ड है, जो रुपे पेमेंट स्कीम लाई गई है, नेटवर्क स्कीम लाई गई है, उसका क्या फ़ायदा है, या कार्ड स्कीम लाई गई उसका क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो, है ना, चैप्टर नंबर 2 है जो कि कार्ड्स के बारे में है। उसमें हमने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स कि जो है कार्ड स्कीम होती हैं। कार्ड स्कीम क्या होती हैं? ये एक तरीके का नेटवर्क होते हैं, है ना। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये एक तरीके का नेटवर्क होते हैं जो कि इश्यूअर को एक्वायरर से कनेक्ट करते हैं। इश्यूअर कौन होता है? जो डेबिट कार्ड इशू करता है। एक्वायरर कौन होता है? एक्वायरर वो कंपनी या वो बैंक होता है जिसने अपनी पॉस मशीन लगा रखी है, जिसने अपनी एटीएम मशीन लगा रखी होती है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक कार्ड स्कीम लाई जाती है। और वो कार्ड स्कीम जैसे आपका वीज़ा हो गया, है ना, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, और अभी रिसेंटली जो हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने, वो रुपे है। ठीक है, तो हमारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि रुपे जो है वो हमारा डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो है कार्ड स्कीम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो न्यू डोमेस्टिक पेमेंट व्हीकल एंड प्लेटफॉर्म्स की बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, जो नए पेमेंट्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एनपीसीआई को दे रखी है आरबीआई ने। ठीक है, तो एनपीसीआई इज ए न्यू एंटिटी दैट इज बीइंग केप्ट एट द सेंटर ऑफ एनी न्यू इनिशिएटिव फॉर रिटेल पेमेंट्स व्हिच आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स नाउ। तो अभी कोई भी रिटेल पेमेंट में अगर कोई नया इनिशिएटिव आ रहा है तो उसके लिए जो है कौन सी एंटिटी जिम्मेदार है? एनपीसीआई है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, रिटेल पेमेंट जो भी हैं करंटली, वो रिटेल पेमेंट्स के रिटेल पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो रही हैं। फास्टैग वगैरह भी एनपीसीआई का ही आइडिया है। क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, ये जो भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं ये सब एनपीसीआई के इनिशिएटिव की वजह से ही हैं। ठीक है, उसके बाद में आधार इज ए न्यू आइडेंटिफायर दैट इज बीइंग ट्राइड टू बी पुट एज की इन मोस्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग पेमेंट। अब आधार कार्ड जो होता है आपका, उसको भी एक पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। जितनी भी पेमेंट्स, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस हो रही हैं, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं पेमेंट से रिलेटेड, उसमें आधार को जो है एक की आइडेंटिफायर के तौर पर यूज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि कस्टमर का आधार कार्ड उसके बैंक से लिंक होगा और उस आधार को यूज करके कोई भी कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ वगैरह कर सकता है। कुछ नए प्रोडक्ट सिस्टम के बारे में यहाँ नीचे डिस्कस किया गया। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम रुपए के बारे में ही देखने वाले हैं। तो ये बात हमने समझ ली फ्रेंड्स कि एनपीसीआई वो एंटिटी है जो कि जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, आधार कार्ड को जो है एक आइडेंटिफायर के तौर पर यूज किया जा रहा है। जो भविष्य की जो पेमेंट्स होंगी उनमें आधार कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं रुपए के बारे में। तो रुपे कार्ड स्कीम, ये कार्ड स्कीम है। पहली बात, रुपे क्या है? रुपए, अब आप देखते होंगे रुपे डेबिट कार्ड भी होता है ना, बोलते हैं कि नहीं रुपए का डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं, या मेरे पास रुपए का डेबिट कार्ड है। तो रुपे बेसिकली फ्रेंड्स जो है एक कार्ड स्कीम है। जैसे कार्ड वीज़ा के इशू होते हैं, कार्ड जो है मास्टर कार्ड के इशू होते हैं, उसी तरीके से कार्ड जो है रुपे के इशू होते हैं। देखिए, कार्ड स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर से समझिए। कोई भी बैंक अपना डेबिट कार्ड इशू करता है। जब मैंने आपसे कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डेबिट कार्ड इशू किया, तो क्या ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने डेबिट कार्ड अपना खुद का बनाया है? नहीं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का बनाया हुआ डेबिट कार्ड नहीं है। वो डेबिट कार्ड या तो वीज़ा वालों ने बनाया है, या मास्टर वालों ने बनाया है, या रुपे वालों ने बनाया हुआ है। तो ये जो हम नाम ले रहे हैं कि ये डेबिट कार्ड किसने बनाया है, वही कार्ड स्कीम है फ्रेंड्स। ओके, अब वो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा इशू कर दे उस डेबिट कार्ड को वीज़ा कंपनी के, चाहे एसबीआई उसे इशू कर दे, चाहे केनरा बैंक इशू कर दे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो आपकी वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे हैं, यही कार्ड स्कीम होती है फ्रेंड्स। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर नंबर 2 रेफर करिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा फ्रेंड्स। ओके,
तो रुपे जो कार्ड स्कीम थी वो डेवलप की गई थी विथ लाइन विद द आरबीआई विजन। आरबीआई का विजन था कि अपना डोमेस्टिक जो है एक कार्ड स्कीम को लाया जाए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है विदेशी वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह जो कार्ड स्कीम्स हैं उन पर से उसको घटाया जा सके। दूसरा टारगेट ये भी था कि जो भी पेमेंट्स होती हैं, अब आप सोचिए जो वीज़ा या मास्टर कार्ड वाले जो डेबिट कार्ड होते हैं फ्रेंड्स, इसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो सर्वर रखा होता है फ्रेंड, वो विदेशों में रखा होता है। तो जो हमारे मतलब घरेलू या हम कहें इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, उनका जब डेबिट कार्ड यूज होता है तो ये डेटा ऑल द वे विदेशों में ट्रेवल करता है और फिर विदेशों से ट्रेवल होकर के पास होकर के तब हमारे देश में लौटता है वेरीफाई होने के बाद में। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या है कि अगर अमेरिकन सर्वर में रखा हुआ है, ब्रिटेन में इन्होंने सर्वर लगा रखा है, तो हमारा डेटा पूरा का पूरा ब्रिटेन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और अगर वो लीक होता है तो ये मतलब बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होगा अपने आप में, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब सर्वर ही विदेश में है तो उसमें कितना कंट्रोल लगा सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई जो है रुपए का कॉन्सेप्ट लेकर आने की पूरी कोशिश में था, उसका विजन था। अब जो सर्वर है हमारा रुपए का, वो हमारे देश में ही है, तो एक हद तक हम कहें तो हमारा कंट्रोल जो है अब इस पर्टिकुलर अपने सर्वर पर तो हमारा कंट्रोल है ही, हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, लीक होने के चांसेस यहाँ भी है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले कहीं हद तक हम अपने कंट्रोल में हैं, ये है ना। तो रुपे कार्ड स्कीम जो है ये जो आरबीआई का विजन था 2009-12, उसके तहत ही इसे डेवलप किया गया है टू कम अप विथ अ डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, है ना। एक घरेलू कार्ड स्कीम को लाने की कोशिश की गई थी। एक्ट एज डोमेस्टिक प्राइस सेटर, thereby obviating the need to routing domestic transaction via international card network owned switches। ठीक है, तो आरबीआई का विजन ये था कि एक तो डोमेस्टिक घरेलू कार्ड स्कीम को लाया जाए, ताकि घरेलू जो प्राइस सेटर हो, मतलब कि जो प्राइसिंग है वो मास्टर वीजा कार्ड के कंट्रोल में रहे, प्राइसिंग जो है हम अपने अपने कंट्रोल में ला सकें, और हमें ये भी ओबिविएट कर पाएँ, हटा सकें, ज़रूरत ना पड़े कि जो भी हमारी घरेलू ट्रांजैक्शन है 90% घरेलू ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनेशनल जो है कार्ड नेटवर्क जो ओनर हैं वीज़ा मास्टर कार्ड, उनके स्विच पर ना जाएँ, बल्कि जो है वो जो हमारा अपना जो है लोकल स्विच है, हमारे देश का स्विच है, उसमें उसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, तो रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। तो इसको किसने लॉन्च किया था रुपे को? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये ऑफर करता है एक डोमेस्टिक घरेलू ओपन लूप मतलब सभी जगहों पर एक्सेप्टेबल है, मल्टीलेटरल कई पार्टियां इन्वॉल्व होंगी, अलाउइंग ऑल इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर करता है कौन? रुपे। तो रुपे क्या है? एक कार्ड पेमेंट स्कीम है जिसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया हुआ है। जो रुपे शब्द है फ्रेंड्स वो मिल करके बना है, ये कॉइनेज है, दो टर्म रूपी और पेमेंट को मिला करके रुपे बनाया गया है। रूपी एंड पेमेंट बोथ को मिला करके कॉइनेज करके जोड़ करके रुपे शब्द को लाया गया है। अब यहाँ पर बात होगी रुपे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए हमने ये बात समझ ली कि रुपे कार्ड कौन लेकर आया हुआ है? एनपीसीआई लेकर आया हुआ है। इसका विजन किसका था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विजन था। वो ये चाहते थे कि एक घरेलू कार्ड स्कीम बनाई जाए। कार्ड स्कीम क्या होती है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, ये सभी कार्ड स्कीम होती हैं, ताकि जो है डोमेस्टिक प्राइसिंग भी की जा सके। मास्टर और वीज़ा कार्ड पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि हम रुपए पर कर सकते हैं, और जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या होती थी घरेलू ट्रांजेक्शन्स, उनमें से 90% ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल जो कार्ड नेटवर्क ओनर थे मास्टर और वीज़ा कार्ड, उनके सर्वर पर विदेशों में जाती थी, फिर वहाँ से वेरीफाई होकर के आती थी। तो इस चीज़ को भी जो है हमें जो है बाईपास करने की ज़रूरत थी, ताकि हमारा जो डेटा है वो विदेशों में उतना ना जाए। ठीक है, उसके बाद में रुपे जो कार्ड पेमेंट स्कीम है, इसको एनपीसीआई लेकर आया हुआ था। ये ओपन लूप है, घरेलू है, मल्टीलेटरल सिस्टम है, ताकि जो है जितने भी बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। जो रुपे शब्द है वो दो टर्म से मिलकर बना है, रूपी और पेमेंट से मिलकर के बना हुआ है। अब बात करेंगे रुपे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो रुपे कार्ड या रुपे कार्ड स्कीम लाई गई है, उसका उद्देश्य है प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल कार्ड स्कीम फॉर बैंक्स इन इंडिया। तो जो इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स चली आ रही हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, है ना, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, उनके लिए एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, एक विकल्प के तौर पर यूज किया जाना। मतलब मास्टर वीज़ा कार्ड है, अब आप सोचिए एक बार कि अमेरिका ने अगर मान लीजिए बैन लगा दिया कि जो मतलब हमारे देश के जो एक कार्ड प्रोवाइडर हैं ये इंडिया में नहीं चलेंगे, मान लेते हैं, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है उसी समय बंद हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि अमेरिकन कंपनी है, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड अगर चलना बंद हो गया तो उसका असर क्या होगा? अब हमारे पास में सभी के पास डेबिट कार्ड है लेकिन वो चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी ओनरशिप मास्टर और वीज़ा कार्ड वालों की
है। एक रीसेंट एग्जांपल में अगर आप देखें, ये रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही खड़ी हुई कि जो है अमेरिका ने मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वगैरह वगैरह को मना कर दिया कि आप रशिया में अपनी ऑपरेशन स्टॉप कर दिए। उन्होंने रशिया में अपनी ऑपरेशन स्टॉप कर दी, लेकिन एट दैट टाइम उसी समय ही जो है रुपए वहाँ पर जिन लोगों के पास है वो वर्किंग है, क्योंकि रुपए पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया है। तो मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो रुपए बहुत बेहतरीन कदम है अपने आप में, मैं यही कहूँगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कार्ड स्कीम को। कार्ड स्कीम के लिए मतलब अब हमें जो है मास्टर वीज़ा या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस के ही डेबिट कार्ड इशू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने खुद के जो है रुपए वाले डेबिट कार्ड को भी इशू कर सकते हैं। मेकिंग कास्ट स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल फॉर बैंक। अब चूंकि अपना घरेलू कार्ड स्कीम है, तो कास्ट स्ट्रक्चर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं उसको, और बैंकों के लिए आसान भी बना सकते हैं। जबकि मास्टर और वीज़ा कार्ड के केस में ऐसा नहीं, तो उनकी मनमानी हमें मनमानी चलती थी। अगर आपको याद हो, जब हमने एटीएम में पढ़ा था ईएमबी कार्ड के बारे में, है ना, यूरो, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, इन तीनों ने मिल करके ईएमबी टेक्नोलॉजी लाई थी। और फिर ईएमबी हमें अडॉप्ट क्यों करनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो, ईएमबी हमें इसलिए अडॉप्ट करना पड़ा था क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर कोई डेबिट कार्ड ईएमबी कंप्लायंट नहीं है या कोई एटीएम मशीन ईएमबी कंप्लायंट नहीं है, तो हम आपको, अगर कोई कोई फ्रॉड होता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई ट्रांजेक्शन फेल होती है, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ईएमबी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रखा है। इस वजह से बैंकों ने जितने भी डेबिट कार्ड थे उन सबको वो जो अपना मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस से उससे हटा करके चिप बेस्ड कार्ड इशू करने पड़े सभी बैंकों का। अब आप सोचिए कितने बड़े लेवल का, अगर अपने देश में 50 करोड़ डेबिट कार्ड इशू हुए रहे होंगे, तो 50 करोड़ नए डेबिट कार्ड इशू किए गए जो कि चिप बेस्ड थे। केवल क्यों? क्योंकि इनकी मोनोपोली थी अपने आप में। ईएमबी बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस मोनोपोली को भी कहीं हद तक ब्रेक करने की कोशिश में रुपए कामयाब रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स इन इंडिया टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस ऑफ स्कीम एंड डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट इमिनेंटली रिलेवेंट टू इंडिया। अब चूंकि रुपए जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंडियन है, तो इसलिए इसमें जो बैंक्स हैं वो अपना इनपुट दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, और प्रोडक्ट्स और को डिजाइन और डेवलप इस हिसाब से कर सकते हैं जो कि इंडियन कस्टमर के लिए रिलेवेंट हो। ओके, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू कार्ड पेमेंट सिस्टम। कार्ड पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कहने वाला रुपए कार्ड केवल अपने देश में ही नहीं चलेगा, इंटरनेशनली कहीं भी चलेगा। अभी मैंने आपको रूस वाला एग्जांपल दिया ही है ना। मेकिंग एक्वायरिंग बिजनेस अट्रैक्टिव फॉर बैंक्स। बैंकों के लिए एक्वायरिंग जो बिजनेस है वो अट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि कास्ट जो है, कास्ट कंट्रोलिंग अब रूप आरबीआई के हाथ में है। तो ऐसे में एक्वायरिंग बिजनेस क्या होता है फ्रेंड, पता ही है आपको। जो बैंक पॉस मशीन या एटीएम मशीन लगाता है उसे ही एक्वायरिंग बैंक कहते हैं। और एक्वायरिंग बिजनेस का मतलब होता है किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड को अपने बैंक के एटीएम पर चलाना, उसके एवज में हमें पैसे भी मिलते हैं। इसको भी मैंने आपको एटीएम वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, कितने रुपए एक ट्रांजेक्शन के पीछे हमें मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया रुपए का ऑब्जेक्टिव क्या है। रुपए का ऑब्जेक्टिव है कि एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल कार्ड स्कीम के अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव होना, कि रुपए जो है वीज़ा और मास्टर कार्ड को एक तरीके से रिप्लेस कर सके, या वीज़ा और मास्टर कार्ड की जगह पर काम कर सके। ठीक है, कास्ट स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, उसके बाद में ये अवसर देगा सभी बैंकों को जो कि इंडिया में है, कि वो अब इसके गवर्नेंस में भाग ले सकें और प्रोडक्ट वगैरह ऐसे डेवलप कर सकें जो कि इंडियन मार्केट के लिए रिलेवेंट हों। और यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है कार्ड पेमेंट सिस्टम को। कार्ड पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है रुपए के द्वारा, और एक्वायरिंग बिजनेस को भी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है रुपए। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव इसका। अब हम थोड़ा बहुत एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज से पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। इंडियन मार्केट ऑफर ह्यूज पोटेंशियल फॉर कार्ड पेनिट्रेशन डिस्पाइट द चैलेंजेस। हमारे पास में चैलेंजेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है कार्ड मार्केट जो पेनिट्रेशन है। मतलब अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं कि मतलब एक जो है रूरल एरिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेबिट कार्ड अभी भी यूज करना शुरू नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अभी मान लीजिए अगर 50 करोड़ डेबिट कार्ड हैं और हमारी 130 करोड़ की आबादी है, तो इसका मतलब हम अभी भी कहीं हद तक 60-70 करोड़ डेबिट कार्ड और इशू करने की क्षमता रखते हैं, अगर हम कर पाए फ्रेंड्स। ओके, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है हमारे पास में। तो रुपे विल एड्रेस द नीड्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स एंड बैंक्स। तो जो रुपए है वो इंडियन जो कस्टमर हैं, जो मर्चेंट हैं और जो बैंक्स हैं, उनकी नीड को एड्रेस करने की कोशिश करेगा। द बेनिफिट ऑफ रुपे डेबिट कार्ड आर फ्लेक्सिबिलिटी
ऑफ प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ रुपे। तो अगर हम बात करें बेनिफिट की कि रुपे डेबिट कार्ड के बेनिफिट क्या हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोडक्ट में, हाई लेवल एक्सेप्टेंस है, मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल है। रुपे कार्ड की खुद की अपनी स्ट्रेंथ है, मतलब रुपे अपने आप में एक ब्रांड है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि मतलब कई टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करता है। अभी हम देखेंगे कितने टाइप के रुपे कार्ड इशू किए जाते हैं। अब यहाँ पर एडवांटेज की हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है रुपे कार्ड का। तो देखिए, पहला एडवांटेज है लोअर कास्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब सबसे पहला फ़ायदा है कि कास्ट घट गई है और अब अफोर्डेबल हो गया है लोगों के लिए। अब रुपए की वजह से कास्ट कैसे घट गई है वो देख लेते हैं। सिंस द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग विल हैपन डोमेस्टिकली, अब जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है, चूंकि रुपए का अपना खुद का सर्वर इंडिया में लगा है, तो ये हमारे डोमेस्टिक एरिया में ही, मतलब हमारे देश में ही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी, जिसकी वजह से कास्ट लोअर हो जाएगी क्लियरिंग और सेटलमेंट की हर ट्रांजैक्शन के पीछे। तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे अब हमारी जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में पैसे लगते थे वो कम लगेंगे। ठीक है, दिस विल मेक ट्रांजैक्शन कास्ट अफोर्डेबल एंड विल ड्राइव यूजेज ऑफ कार्ड इन इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से अब अगर जो है चूँकि डोमेस्टिक सर्वर का हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लोअर कास्ट हो रही है। तो अब ये कास्ट अगर घटेगी तो अफोर्डेबल भी हो जाएगी। लोग अब मतलब जैसे हर ट्रांजेक्शन के पीछे अगर आपको 20 पैसे देने पड़ रहे थे, अब आपको 2 पैसे अगर देने पड़ेंगे, तो कास्ट अफोर्डेबल होगी और आप जो है कार्ड को यूज करना भी पसंद करेंगे। तो पहला एडवांटेज ये है। दूसरा, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करेगा। रुपे जो है डोमेस्टिक स्कीम है, तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ कमिटेड है डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स। तो मतलब चूंकि जो इंडियन इस डोमेस्टिक स्कीम है, हमारी जो रुपे है वो डोमेस्टिक स्कीम है, इसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ये डेवलप करेगा वो इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रख करके करेगा। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं या बातें हैं जो कि इंडियन जो है अपने इंडियन स्टाइल में ही पसंद करते हैं, है ना। तो उस चीज़ को ये जो है पूरा कर सकता है। उसके बाद में तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर। अब चूंकि डेटा जो है हमारा विदेशी सर्वर पर नहीं जा रहा है, बल्कि इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, तो रुपे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा है कस्टमर का, वो इंडिया में ही रिसाइड करता है। तो जिसकी वजह से कस्टमर का जो डेटा का प्रोटेक्शन है, जो उसकी प्राइवेसी है, उसको भी मेंटेन करता है कौन, रुपे कार्ड। ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शन टू अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर सेगमेंट। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑफर करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी रुपए के आते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर सेगमेंट है, जिसको अभी तक हमने डिजिटल बैंकिंग की सुविधा नहीं दे रखी है, जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उनको भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑफर करने की कोशिश करेगा, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। देयर आर अंडर पेंट्रेटेड या अनटैप्ड कंज्यूमर सेगमेंट इन रूरल एरिया। अभी भी ग्रामीण एरिया में ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट को अभी अडॉप्ट नहीं किया है। दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बल्कि उनके पास में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज भी नहीं है। तो राइट प्राइसिंग ऑफ रुपे प्रोडक्ट वुड मेक द रुपे कार्ड मोर इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर बैंक टू ऑफर टू देयर कस्टमर। तो अगर रुपे कार्ड चूंकि हमारा डोमेस्टिक कार्ड है, तो इसलिए इकोनॉमिकली ये ज़्यादा फिजिबल होगा कि हम जो है अपने कस्टमर्स को रुपे कार्ड ऑफर करें। अगर वीज़ा वगैरह इशू करने में हम 300 रुपये ले रहे हैं, तो हो सकता है, या इवन ये भी पॉसिबल है कि कल को गवर्नमेंट ये कह दे कि रुपे कार्ड आप जो है सभी कस्टमर्स को फ्री दीजिए, है ना। इट इज़ पॉसिबल, अगर ज़रूरत पड़ती है डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए। इन एडिशन, रिलेवेंट प्रोडक्ट वेरिएंट वुड इंश्योर बैंक कैन टारगेट द अनटैप्ड कस्टमर सेगमेंट। तो जो ये जो अपने डेबिट कार्ड हैं रुपए के, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट हैं, उनकी वजह से क्या है कि जो अनटैप्ड कस्टमर सेगमेंट हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। हाई इनकम वाले ग्रुप को अलग डेबिट कार्ड देना होता है, लो इनकम वाले को अलग डेबिट कार्ड देना होता है। किसी कस्टमर की डेबिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये पर डे होती है, किसी की 10,000 रुपये पर डे होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट्स। तो रुपे चूंकि हमारा जो है डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, तो ये क्या करेगा, जितने भी पेमेंट चैनल हैं उनको आपस में इंटर ऑपरेटेबल बनाएगा, लिंक करके रखेगा। रुपे कार्ड इज यूनिकली पोजीशन टू ऑफर कंप्लीट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट चैनल और उनके प्रोडक्ट के बीच में एक जो है इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफर करने की कोशिश करेगा। एनपीसीआई करंटली ऑफर करता है डिफरेंट सोल्यूशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग एटीएम भी एनपीसीआई के अंतर्गत है, मोबाइल बैंकिंग भी वही देख रहा है। तो
तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस ये सारा कुछ एनपीसीआई के तहत ही आता है। तो रुपे जो है इन सभी प्लेटफ़ॉर्म पर काम करेगा। जो इनका कहने का मतलब है कि एटीएम पर भी आप यूज़ कर सकते हैं रुपे के कार्ड को। नेफ्ट, आरटीजीएस करते समय भी अगर ज़रूरत है डेबिट कार्ड की, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल बैंकिंग में ज़रूरत है, ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन करते समय आपको ज़रूरत है। तो उन सभी जगहों पर इंटरऑपरेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि रुपे मना कर देगा कि नहीं हमको जो है मतलब हम ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है या हम एटीएम पर नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। सभी जगहों पर ये यूज़ होने के लिए कैपेबल है, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है हमने देखा कि रुपे जो कार्ड है उसका एडवांटेज क्या है। तो रुपे कार्ड में एडवांटेज की हमने देखा कि कॉस्ट घट जाती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। कास्ट क्यों घट जा रही है? क्योंकि डोमेस्टिकली जो ट्रांजैक्शन है वो डोमेस्टिक लेवल पर होती हैं, इसलिए कास्ट घट जाती है। अब जब कास्ट घटेगी तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडियन कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करने की क्षमता भी रुपे रखता है। जो भी डेटा है कस्टमर से रिलेटेड वो चूँकि इंडिया में ही रिसाइड करता है, जो सर्वर है हमारा रुपे का वो यहीं इंडिया में ही है, तो उनकी प्रोटेक्शन जो कस्टमर का डेटा है उसका प्रोटेक्शन, उसकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल हम रख सकते हैं। जो कस्टमर ऐसा है जिसको अभी तक जो है बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं, उनको भी हम रुपे के थ्रू बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, तो ऐसे में हम इसकी कॉस्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और रिलेवेंट प्रोडक्ट वेरिएंट अगर हम ऑफ़र करेंगे, तो जो अनटैप्ड कस्टमर सेगमेंट है, उसको भी हम कार्ड ऑफ़र कर सकेंगे। उसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट चैनल्स हैं, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। मतलब कहने का ये है कि रुपे जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है। अगर कहीं पर वीज़ा और मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड अगर एक्सेप्टेबल हैं, तो वहाँ पर रुपे के भी डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल होंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ रुपे कार्ड। जो रुपे कार्ड है उसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग एक्सेस है ना, प्रोग्राम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो जो रुपे कार्ड आए हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें अगर आप हाई वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जो एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया होता है ना, उसे बोलते हैं लॉन्ग बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो उस एरिया में जाने के लिए अगर आपके पास में रुपे का डेबिट कार्ड है, तो इन एरियाज़ में आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम है। ये इसलिए है ताकि रुपे कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। अब उस जगह पर जहाँ पर आपको 500-600 पेमेंट करके फिर वेटिंग एरिया में बैठने को मिलता था, वहाँ पर अगर आपको फ्री में बैठने को मिलेगा वेटिंग एरिया में एयरपोर्ट पर, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है, वो भी डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध थी। तो मतलब ये बढ़ावा देने की कुल मिलाकर के कोशिश की गई थी, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रुपे की तरफ डाइवर्ट हों। 24/7 सर्विस अवेलेबल है। कैशबैक भी दिया जाता है, हमेशा नहीं लेकिन कभी-कभार कैशबैक भी मिलता है। इंश्योरेंस कवर भी होता है, अभी इंश्योरेंस के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद में मर्चेंट डिस्काउंट्स वगैरह भी रुपए पर बराबर आते रहते हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स जो है फीचर और बेनिफिट की हमने बात की रुपे कार्ड के। एक तो आपको एयरपोर्ट पर जो लॉन्ग एक्सेस होता है वो आपको मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेरे ख्याल से साल में 2 बार फ्री है, ऐसा कुछ है, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मतलब बेनिफिट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 24/7 सर्विस अवेलेबल है, कैशबैक भी मिलता रहता है, इंश्योरेंस कवरेज भी होता है और उसके बाद में मर्चेंट डिस्काउंट भी रुपे कार्ड पर बराबर आते रहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं रुपे कार्ड के। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड होते हैं और उनको हम ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कार्ड वेरिएंट ऑफ रुपे की हम बात करें, रुपे का क्रेडिट कार्ड है, रुपे के कॉन्टैक्टलेस कार्ड हैं, रुपे के डेबिट कार्ड हैं, रुपे के प्रीपेड कार्ड हैं, रुपे के ग्लोबल कार्ड हैं, है ना? तो ये कुल मिलाकर के इतने टाइप के रुपे के कार्ड अभी करंटली चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम सबको पता ही होता है। ग्लोबल, इंटरनेशनल अगर आपको यूज़ करना है उस केस में प्रीपेड कार्ड के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में चर्चा की हुई है। कॉन्टैक्टलेस मतलब टैप एंड पे, ये भी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस हुए पड़े हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के रुपे के 5 टाइप के कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड, है ना? क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में प्रीपेड कार्ड, ग्लोबल कार्ड एंड कॉन्टैक्टलेस। तो अब इनके नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो आइडिया है वो यही है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में इंश्योरेंस फीचर की हम बात करेंगे और ये लास्ट टॉपिक भी है इस लेक्चर का। इंश्योरेंस फीचर की बात करें तो जो भी मतलब डेबिट कार्ड रुपए के जो डेबिट कार्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अडॉप्ट कर सकें, उसके लिए वो जो एक एयरपोर्ट पर आपको फ्री एक्सेस दिया गया वेटिंग एरिया का, वो तो है ही। उसके अलावा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है 18 साल से 70 साल की एज का है, 18 साल से 70 साल की एज का है और उसने अपनी एक्सीडेंट होने से 90 दिन के विदिन में, है ना, प्रीसीडिंग 90 दिन में अगर उसने एटीएम अपना डेबिट कार्ड यूज कर रखा है,
तो उसको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्लासिक कार्ड है ना, क्लासिक कार्ड है तो 1 लाख रुपए का, अगर प्लेटिनम कार्ड है या प्रीमियम कार्ड है तो उस केस में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इंश्योरेंस फीचर ऑन रुपे कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इनकरेजिंग बैंक्स एंड कार्ड होल्डर्स टू अडॉप्ट रुपे एज देयर प्रेफर्ड कार्ड प्रोडक्ट। तो रुपे कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अडॉप्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अडॉप्ट कर सकें, उसके लिए ही जो है इंश्योरेंस का फीचर लाया गया था रुपे कार्ड में। ईच रुपे कार्ड होल्डर हैज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज विच कम्स एज एड ऑन फीचर ऑफ रुपे डेबिट कार्ड। तो हर एक व्यक्ति को जिसके पास रुपे कार्ड है उसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज होता है, और ये एड ऑन फीचर के तौर पर आता है रुपे डेबिट कार्ड के। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर डेबिट कार्ड के होल्डर हैं इतनी बात से ही आपका इंश्योरेंस हो जाता है ना। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी सारे लोगों की मदद होती है। समय का किसी को पता नहीं होता है, हर कोई सोचता है कि सब अच्छा ही रहेगा, लेकिन कई बार मिसहैपनिंग हो जाती है, और उसमें जब किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए उसके परिवार वालों को मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ईच रुपे कार्ड होल्डर को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिला होता है, ये एड ऑन फीचर होता है, हमने बात कर ली। ठीक है, इंश्योरेंस फीचर इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कार्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट और एनी गवर्नमेंट स्कीम। तो मतलब सभी कार्ड, रुपए का कोई भी कार्ड है उस पर जो है ये इंश्योरेंस फीचर अवेलेबल होता है, किसी स्कीम के तहत इसके इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब उसके हाथ पैर, दोनों हाथ पैर कट जाते हैं, है ना, डिसेबल हो जाता है मतलब वो चल फिर नहीं सकता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर डेथ हो जाती है तो जो उसका रिश्तेदार है ना, और अगर जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो खुद कार्ड होल्डर है, क्योंकि उसको डिसेबल हुआ है तो वो जिंदा है तो उसको, और अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसके रिश्तेदार को, है ना, पैसे मिल जाते हैं इंश्योरेंस के। कितने? अगर क्लासिक कार्ड होल्डर है तो 1 लाख रुपए, और प्रीमियम कार्ड होल्डर है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। और उसके बाद में कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, इंश्योरेंस सिर्फ एक कार्ड पर मिलता है। कई कस्टमर क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता खुलवाया, एसबीआई में भी खाता खुलवाया, पीएनबी में भी खाता खुलवाया, फिर सोचेंगे कि अगर मेरी डेथ होगी तो हर एक से 2-2 लाख मिलेंगे तो मुझे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे। आप चाहे जितने डेबिट कार्ड ले लीजिए, लेकिन आपको इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कार्ड पर मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक ही कार्ड पर इंश्योरेंस मिलेगा। 18 से 70 साल की एज होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है कि एक्सीडेंट के 90 दिन पहले, है ना, एक ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। आपके कार्ड जो है ज़रूर से ज़रूर 90 दिन के अंदर में यूज हुआ होना चाहिए। अब कोई कार्ड ले जा करके रखा हुआ है और साल भर यूज नहीं किया और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा। कार्ड आप यूज करते रहें, ठीक है, उस केस में आपको मिलता है। तो 3-4 बातें हैं इसमें। 18 से 70 साल की एज होनी चाहिए, सिर्फ एक ही कार्ड पर इंश्योरेंस मिलता है, मल्टीपल कार्ड पर नहीं मिलता है। डेथ होने या एक्सीडेंट होने से 90 दिन के डेथ होने से 90 दिन पहले एक बार कार्ड जरूर यूज हुआ रहना चाहिए। अगर क्लासिक कार्ड होल्डर है तो 1 लाख का इंश्योरेंस है, अगर प्रीमियम कार्ड होल्डर है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सभी तरीके के कार्ड पर ये लागू होता है, ऐसा कोई स्पेशल फीचर की जरूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस कवरेज में पर्सनल एक्सीडेंट को कवरेज किया जाता है ना। पर्सनल एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटल केसेस ही कवरेज किए जाते हैं, नेचुरल डेथ को नहीं कवरेज किया जाता है। कोई कस्टमर है, उसके बाद डेबिट कार्ड है और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे ही वो बिस्तर पर लेटा होता है रात में और पता चलता है कि सुबह उसकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसे कस्टमर नहीं कवरेज किए जाएंगे। एक्सीडेंट के केस में ही उनको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, और इसको यूज इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है रुपे कार्ड को इशू करें फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो है हमने रुपे के बारे में काफ़ी सारी बात की, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या हैं, है ना, और इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करी, वेरिएंट भी बात की कि कौन तरीके के वेरिएंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।